सीमा एम पलवार। मैं आपको जो इस सेम में सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसको हम MEM के नाम से भी जानते हैं। सो टुडे वी विल ओनली इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, एंड इस सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर्स आपको कवर करने हैं इस सेमिस्टर में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको क्या पढ़ना है, एनी आइडिया क्या पढ़ना है? ऑब्वियसली कोई भी बताएगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट आर द इंजीनियरिंग मटेरियल, क्या होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल? यस, एनी आइडिया क्या होता है इंजीनियरिंग मटेरियल? तो ऑब्वियसली द मटेरियल हम जो यूज करते हैं इंजीनियरिंग में अपनी इंडस्ट्रीज में, दैट आर द कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मटेरियल। मतलब सपोज कोई मशीन है, उसका पार्ट बनाने के लिए या उस मशीन को बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज द इंजीनियरिंग मटेरियल। तो क्या क्या यूज होता है? ओनली दिस इज नॉट अबाउट ओनली द मशीन, ओके। जैसे मेटल्स है, एलॉयज है, देन पॉलीमर्स है, सिरेमिक है, ऑल आर द इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, ये सभी क्या है? इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, तो इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जैसे डिफरेंट एलॉयज होते हैं, जैसे स्टील ही ले लो, आयरन के कितना यूज करते हैं, फिर आयरन के भी एलॉयज बना के हम यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल दैट वी आर यूजिंग इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, सो ये हम इसमें पढ़ने वाले। तो दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्चुअली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, बिकॉज विदाउट एनी मटेरियल वी कांट मेक एनीथिंग। जैसे मैंने जैसे बताया आपको, कोई भी मशीन बनाना है, मशीन का पार्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? ऑब्वियसली यू नीड अ मटेरियल। ओके, तो उसके लिए हमें उस मटेरियल कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के वजह से उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई असर आएगा। ऑब्वियसली उसमें अगर प्रॉपर्टीज रहेंगे जिसके बेस पे हम एप्लीकेशन ले रहे हैं उसका, उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो एक आइडिया ले लेते हैं इसमें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो भी पढ़ना है वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट यूनिट इज बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल। तो बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब फिर से वही इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है। तो बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब इसमें आपको इंजीनियरिंग मटेरियल कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे है, उनका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा है, ओके, इसके बारे में हम, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये जो सभी सारे यूनिट है इसका बेसिक आइडिया आपको लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने दिया है, इसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। ओके, देन स्टील एंड इट्स एलॉय। स्टील, अभी स्टील एक एलॉय है, उसका भी एलॉय बनाया जाता है। तो स्टील के बहुत सारे एलॉय होते हैं, उनको एलॉय स्टील कहा जाता है। उसका जैसे एप्लीकेशन रहेगा उसके हिसाब से उसमें एलॉइंग एलिमेंट डालेंगे और दैट आर कॉल्ड एज एलॉय स्टील। ओके, देन कास्ट आयन। अभी कास्ट आयन भी, अभी कास्ट आयन क्या होता है एक्चुअली, मेटालर्जी से हम आयन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमें फॉर्म मिलता है आयन का उसको पिग आयन कहते हैं। तो फिर पिग आयन को भी थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, रिफाइन किया जाता है और फिर उससे कास्ट आयन लेते हैं या ऑब्टेन होता है कह सकते हैं हम। उसके कौन से टाइप है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कास्ट आयन, मतलब उस कास्ट आयन में कौन सा कंपोनेंट कितना होना चाहिए, इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। देन नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉय। तो नॉन फेरस मतलब जिसमें आयन नहीं है, ऐसे एलॉयज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ड्यूराल्यूमिन है, जैसा आई एम गिविंग एग्जांपल विच आर द नॉन फेरस एलॉयज। तो इसमें हम डिफरेंट एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। देन नॉन मेटालिक एडवांस मटेरियल। नॉन मेटालिक एडवांस मटेरियल मीन्स जो मेटल्स नहीं है मतलब जैसे प्लास्टिक है, पॉलीमर है, ये सब आएगा, रबर है, ये सब आएगा नॉन मेटालिक एडवांस मटेरियल में। ओके, सिरेमिक है। देन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। नाउ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस ये स्टील के बारे में आएगा। मीन्स स्टील के जो हम अलग अलग एप्लीकेशंस लेते हैं, तो उसके लिए, उसके एप्लीकेशन अच्छे आने के लिए
उसमें कुछ ट्रीटमेंट करना होता है कि उसके जो एप्लीकेशन है या उसके एप्लीकेशन के बेस पे, जो प्रॉपर्टी के बेस पे उसके एप्लीकेशन ले रहे हैं हम लोग, वो एप्लीकेशन अच्छे से आए, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी उसमें एनहांस करने पड़ते हैं, मतलब बढ़ाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आता है ये हीट ट्रीटमेंट। तो these are the 6 chapter we will going to cover in our syllabus in mechanical engineering material. Hope you will enjoy and learn all the concept. Today we will discuss about our first chapter, basics of engineering material. इससे पहले हम क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल में हमें कौन से टॉपिक देखना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल से फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस सी कौन से हमें इस हेडिंग के अंदर सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल कैसे क्लासीफाई होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल का डेफिनेशन क्या है, किसको इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं, ये सब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल में बताऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट, सेल एंड स्पेस लैटिस। अभी आपको पता है हर एक सॉलिड का कुछ ना कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, कोई सॉलिड एमोर्फस होते हैं, कोई क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये आएगा सब इसमें। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे मेटल्स एंड एलॉयज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका क्रिस्टल कैसे बनता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड उनके प्रॉपर्टीज रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रक्चर डिस्कस करना या जानना बहुत जरूरी है, नोइंग द इंजीनियरिंग मटेरियल। देन माइक्रोस्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेटल एंड एलॉय के जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड रहते हैं उसके स्ट्रक्चर पे, तो इसलिए हमें उसका माइक्रोस्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है या देखना है, एग्जामिन करना है, ये हम माइक्रोस्कोप से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सैंपल प्रिपरेशंस में भी कौन से टाइप्स नहीं, हम स्टेप्स कहेंगे, कौन से स्टेप्स है वो देखेंगे हम यहाँ पे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल एंड मैकेनिकल, कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल के, आपको थोड़ी आइडिया है मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। देन हार्डनेस टेस्टिंग प्रोसीजर, ब्राइनेल एंड रॉकवेल टेस्टर। हार्डनेस जो होता है मेटल का वो 2 प्रोसीजर से हम डिटरमाइन करेंगे, ब्राइनेल एंड रॉकवेल टेस्टर। ओके, सो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। So this is how classification of engineering material we done in the tabular form. Okay. So what is mean by first engineering material? क्या होता है engineering material? Engineer material मतलब solids that we are used in the industry or for the engineering application. तो हम क्या क्या यूज करते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, मतलब हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। सपोज हम अपने घर पे ही देखें तो हम मेटल्स यूज करते हैं, हम एलॉयज यूज करते हैं, हम पॉलीमर यूज करते हैं, हम कंपोजिट्स यूज करते हैं। सो बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल होता है ये 4 इसमें क्लासिफाई किया जाता है, इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। कौन सा है, मेटल्स, प्लास्टिक, सिरेमिक एंड कंपोजिट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इंजीनियरिंग मटेरियल, द सॉलिड मटेरियल विच इज यूज इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस is called as engineering material. आया समझ में, मतलब engineering material is what, basically the material we use for engineering application. Engineering application मतलब simply what, suppose आपको मशीन बनाना है या मशीन का कोई पार्ट बनाना है, या सपोज हम मशीन ले लेते हैं तो मशीन कोई ना कोई मेटल का बना हुआ होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट रहते हैं, तो वो पार्ट भी बहुत सारे टाइप का मटेरियल यूज करके बनाए जाते हैं। तो जो भी मटेरियल वो पार्ट बनाने में यूज होता है वो सभी किसके अंडर आएगा, इंजीनियरिंग मटेरियल में। तो बेसिकली हम बेसिक्स में मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल अभी उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका एटॉमिक ग्रुपिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके एटम
कैसे अरेंज रहते हैं उसके पर्टिकुलर क्रिस्टल में, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे मैंने बताया मेटल, प्लास्टिक, सिरेमिक्स एंड कंपोजिट। अभी एक एक को डिस्कस करते हैं। ये सब के बारे में आप जानकारी ले चुके हो फर्स्ट ईयर में, दोनों सेम में। ठीक है, बेसिक जानकारी है आपको, बस थोड़ा इसके अभी आगे पढ़ना है, हमें डीपली पढ़ना है। ओके, नाउ मेटल्स सभी जानते हैं, मेटल्स है ना, मेटल्स एंड एलॉयज भी आएगा इसमें। मेटल और उसके एलॉय, मतलब सबसे ज्यादा मेटल हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, उसके एलॉयज के फॉर्म में यूज करते हैं। व्हाट इज मीन बाय एलॉय, क्या होता है एलॉय? मेटल में मेटल मिक्स कर दिया तो एलॉय हो गया। कोई एग्जांपल दे सकता है एलॉय का? यस, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील है, ड्यूरेलिमीन है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, दे आर ऑल द एलॉय। ये सभी क्या है? एलॉय होते हैं। तो ये एलॉय जो है या मेटल जो है वो दो कैटेगरी में या दो इसमें क्लासिफाई किए जाते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फेरस मतलब मेन कंपोनेंट मेटल इज सपोज आयरन है तो उसको फेरस में जाएगा वो, और मेन कंपोनेंट मेटल अगर उसमें आयरन नहीं है, मतलब सिंपली आयरन को छोड़ के बाकी सभी जो अदर मेटल उनके एलॉय है वो नॉन फेरस कैटेगरी में आएंगे। आ रहा है समझ में? और जिसमें आयरन है वो फेरस में आएगा। देन प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में आप पॉलीमर में पढ़ चुके हो कि प्लास्टिक क्या क्या होता है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, और रबर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक कैसा होता है, थर्मोसेट क्या होता है, आपको अगर याद होगा तो प्लास्टिक क्या एक पॉलीमर है ना, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट्स और मॉलिक्यूल, तो वो बहुत सारे मोनोमर से मतलब सिंपल सिंपल यूनिट से बना हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो होता है प्लास्टिक। ठीक है, या पॉलीमर। तो वो दो मेथड से बनाया जाता है, एडिशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। वो भी मेथड्स हमें डीप में नहीं है, लेकिन जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है मतलब सिंपली रिपीटेडली मोनोमर एडेड होता है, तो वो होता है थर्मोप्लास्टिक। और कंडेंसेशन मतलब उसमें टू टाइप्स ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं वो प्लास्टिक बनाने के लिए, इसमें ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर इज देयर। जैसे आप समझ सकते हो पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में इथीन इज द मोनोमर, तो वो इथीन मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, वो रिपीटेडली ऐड हुआ है तो थर्मोप्लास्टिक फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो जैसे पीवीसी के पाइप का नाम हम जानते हैं, टेफ्लॉन, पीटीएफई, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है, ये सभी क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स है। ओके, देन थर्मोसेट्स, थर्मोसेट्स क्या होते हैं? जो कंडेंसेशन से बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्विच बोर्ड होते हैं, प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो जिस मटेरियल से बने हुए होते हैं उसको कहते हैं हम फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, तो ये होता है थर्मोसेट। ओके, टू टाइप्स ऑफ मोनोमर आर इन्वॉल्व। मेलामाइन, मेलामाइन भी इसमें यूज होता है, किचन में यूज होता है। मेलामाइन के प्लेट्स हम बाउल्स यूज करते हैं, प्लेट्स यूज करते हैं, डिनर प्लेट्स या नाश्ता करने के लिए प्लेट्स हम यूज करते हैं। इपॉक्सी रेजिन भी, ये सभी आएगा थर्मोसेट्स में। देन रबर, रबर अभी नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, जैसे पॉलीयूरेथेन है, देन नेचुरल रबर है, तो ये सब किस में आएगा? प्लास्टिक्स में ही आता है। रबर को इलास्टोमर भी कहा जाता है। ठीक है, इलास्टोमर मतलब प्लास्टिक का जो है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स है, इलास्टोमर्स और रबर। सिरेमिक, सिरेमिक मतलब कार्बाइड, ग्लासेस एंड अदर्स में ग्रेफाइट आएगा। सिरेमिक मतलब जो सिरेमिक हम यूज करते हैं, हमने पढ़ा था एज ए इंसुलेटर भी ये यूज होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सिरेमिक्स के बारे में। ठीक है, देन कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट इज अ मतलब कंपोजिट मतलब लेयर, जैसे लैमिनेट होता है या प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड में क्या होते हैं? लेयर्स आर देयर, डिफरेंट लेयर्स आर देयर, तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो इंटरफेस रहता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें से कौन से दो मिलाए गए हैं, दो मटेरियल का मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब ये होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता, एक दूसरे में मिलके नहीं रहते, ये एक इंटरफेस पे रहते हैं। मतलब यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द मटेरियल, कौन सा ये मटेरियल हम जान सकते हैं। जैसे हम एलॉयज में ऐसे ढूंढ नहीं पाते कि इसमें सपोज मिक्सचर ऑफ मेटल इज देयर, तो ये मेटल स्टेनलेस स्टील में आप ढूंढ सकते हो क्या कि ये मेटल आयरन है
ये निकल है, ये क्रोमियम है, नहीं ढूंढ सकते हम। वैसे कंपोजिट में हम ये इजीली देख सकते हैं। तो ये कंपोजिट भी हम बहुत जगह यूज होता है, ऑटोमोटिव में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है कंपोजिट, ठीक है। रेनफोर्स प्लास्टिक, रेनफोर्स मतलब वही, मतलब दो मटेरियल मिलके बनेगा ये, ओके। तो दीज आर कॉल्ड एज कंपोजिट। तो बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड एलॉयज, प्लास्टिक, सिरेमिक्स एंड अदर एंड कंपोजिट, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। So on the basis of arrangement of atom in the solid, as all of us know that which are the three main states, solid, liquid and gaseous, है ना। तो सॉलिड में एटम कैसे रहते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो कम रहता है, वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। इंटर एटोमिक बॉन्डिंग मतलब जो भी बॉन्डिंग रहेगा या भी जो भी पार्टिकल रहेंगे वो कैसे रहते हैं, पास पास में रहते हैं एक दूसरे के, ये हम जानते हैं, है ना। तो इसलिए हम अभी सॉलिड की ही बात करेंगे ऑब्वियसली, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सॉलिड। तो सॉलिड में दो तरह का एटम का अरेंजमेंट होता है, एक होता है एमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। अभी एमोर्फस मीन्स व्हाट, एमोर्फस मतलब जो भी उनका अरेंजमेंट रहेगा पार्टिकल का, वो रैंडमली कैसे भी रहता है, मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं रहता है उसका, ओके। जैसे ग्लास हो गया या प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, देयर पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज। लेकिन क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, जो भी एटम होता है उनका कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट होता है ये कैसे होता है, एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, वही पैटर्न रिपीट होते जाता है इन द स्पेस या इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओके। सो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन, और क्या कहेंगे हम, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। सो दे मतलब एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, क्योंकि उनका जो बॉन्डिंग रहता है या उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो बहुत शॉर्ट रेंज रहता है। शॉर्ट रेंज मतलब यहाँ तक कि अभी दूसरा ही कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूसरा अरेंजमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि कुछ ऐसे दूसरा ही हो गया अरेंजमेंट, ऐसे इनका अरेंजमेंट रहता है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहता है। हमें बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पढ़ना है, इसलिए हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए ज्यादा। लेकिन कैसे दो इसमें कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो क्रिस्टलाइन मतलब एक डेफिनेट पैटर्न रहेगा उस स्ट्रक्चर का। तो ये अभी प्रूवन है कि जो भी मैकेनिकल, फिजिकल या जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे सॉलिड के, वो किस पे ऊपर डिपेंड रखते हैं या करते हैं कि उनका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। सो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट अरेंजमेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं ये ओवर द रेंज मेल्ट होते जाएंगे, मतलब स्टार्ट होगा वो होते ही जाएगा मेल्ट, आपको एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट उसका आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेजर मेटल्स एंड सभी जो एलॉयज होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पजेस करते हैं। यही हमारा आगे का पॉइंट है कि मेटल या एलॉय जो है वो कौन से टाइप के सेल्स बनाते हैं, और सेल्स में जो भी उनका एफिशिएंसी मतलब कितना एटम्स रह सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में, ये हम देखेंगे। बेसिक जो है ये आप पढ़ चुके हो, थोड़ा आपको याद आ जाएगा जब हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना नोट डाउन करके रख सकते हो। नेक्स्ट हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।